Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th March 2024. जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक बार जस्ट क्विकली मैं आपको बता दूं क्या क्या न्यूज आइटम्स आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से पिटीशन सुनने के लिए तैयार हो चुका है, स्पेशली फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स आए हैं उसके रिगार्डिंग। इसके बाद हम बढ़ेंगे और आगे जाएंगे, लेट्स सी और क्या न्यूज आइटम्स हम देखेंगे। तो आज वैसे न्यूज आर्टिकल्स कम है, एडिटोरियल पार्ट ज्यादा अच्छे आए हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे इसमें साइंस पेज में हम देखेंगे कि किस तरीके से कैंसर का क्लासिफिकेशन जो अभी हो रहा है उससे हमको चेंज करने की आवश्यकता है, दूसरा आर्टिकल इसके ऊपर देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे द टाइज दैट एपिटमाइज इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसमें हम भूटान और इंडिया के रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे। देन हम देखेंगे एमएसपी के बारे में कि क्या है एमएसपी की डिमांड और क्यों एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, लीगलाइज्ड एमएसपी की डिमांड की जा रही है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे यूएन ने इजराइल के बारे में क्या किया है, कहा है कि क्या किस तरीके से वो स्टारवेशन को या फेमाइन को यूज कर रही है एज अ वेपन ऑफ वॉर। ब्लैक सी हम ये मैप ऑफ द डे में भी देखेंगे, स्टार्टिंग हम मैप से ही करेंगे, मैप ऑफ द डे में ब्लैक सी का मैप देखेंगे। देन हम आर्मेनिया और टर्की के बीच के एक ब्रिज की बात करेंगे, एक सिटी जो कि बहुत पुरानी सिटी है, र्यून्ड सिटी है, उसकी बात करेंगे। एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा जब एंड में मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो पूरे इस न्यूज एनालिसिस का समरी है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा, वो आप आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहली न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट विल हियर द पिटीशन टू स्टे द CAA ऑन April 9। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स आए हैं, जो अमेंडमेंट एक्ट है उसका पिटीशन 9 अप्रैल को सुनने वाला है। पिटीशन आप सबको पता है क्या है, ऑब्वियसली बात है, उनका ये कहना है कि देयर इज अ बायस, जो कुछ टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है, बायस है या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रिजुडाइस है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 6 कम्युनिटीज ली गई हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन्स, ये कम्युनिटीज जो है वो ली गई हैं, सिक्स है ना। तो ये 6 कम्युनिटीज हैव बीन टेकन। 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर इन 3 कंट्रीज से ये 6 कम्युनिटी के लोग आते हैं तो फिर उनको क्या दिया जाएगा, एक डेडलाइन सेट कर दी गई है। और डेडलाइन क्या सेट की गई है, डेडलाइन सेट की गई है 31 दिसंबर 2014, ठीक है। तो अगर आप 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हो, इन 6 कम्युनिटीज से हो और इन 3 कंट्रीज से आए हो, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आप आए हो तो इलीगल माइग्रेंट होते हुए भी आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सिटीजनशिप दी जाएगी तो इसका मतलब है राइट टू वोट भी दिया जाएगा। अब उनको ये लग रहा है कि भाई ये वोट बैंक बनाने की भी पॉलिटिक्स हो सकती है, प्लस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रेजुडाइज भी हो सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, यही पिटीशन में भी कहा गया है, ठीक है ना। तो अब आगे तो देखो मैटर चूंकि सब्जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट विल बी द बेस्ट टू जज दिस, है ना, वही बता पाएंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कहे गए। CAA रूल्स ऑपरेट सोली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। जो पिटिशनर्स हैं उनका ये भी कहना है कि CAA के रूल्स केवल रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे काम करते हैं, जो कि गलत है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन को आप टारगेट नहीं कर सकते, उसके बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। प्लस इनका यह भी कहना है कि आप सिटीजनशिप को मतलब रोक कैसे सकते हो फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना। भैया अगर आपने डेडलाइन सेट किया तो उस डेडलाइन के पहले या तो सबको अलाउ कर रहे हो, है ना। हाउ कैन यू हैव अ प्रेजुडाइज कि केवल यही 6 कम्युनिटीज हैं जो परसिक्यूटेड हैं और दूसरी कम्युनिटी परसिक्यूट हो सकती है ना। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और इशू ये है कि जो उनका ये कहना है कि अगर आप कट ऑफ डेट देखें तो कट ऑफ डेट जैसा कि यहाँ पे आप देख पड़ेंगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 रखी गई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेक्शन 6A को देखें, सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट के 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके सेक्शन 6A को देखें, जिसमें यह मैंडेट किया गया है कि फॉरेनर्स हु हैव क्रॉस्ड ओवर आफ्टर मार्च 25, 1971, 25 मार्च 1971 की डेडलाइन है। तो यहां पे दोनों जो है आपस में क्लैश करेंगे। तो दैट इज व्हाट कि हैज, ये भी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। और असम, स्पेशली असम अकॉर्ड में यही डेट है ना, जो कि चलती है 25 मार्च 1971 वाली। तो उनका ये कहना है कि क्यों भैया असम में भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब गवर्नमेंट के जो लॉयर उनका ये कहना है कि भैया आप कैसे बात कर रहे हैं, आप हमने तो ऑलरेडी ये कह दिया कि जो CAA है इट विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा में जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर ये काम नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा CAA। यहां पे केवल इनर लाइन जो परमिट
चलता है, इनर लाइन चलेगी। और इनर लाइन किसके अंदर मैंडेटेड है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, याद रखिएगा, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, उसमें ये मेंशन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ओवरऑल, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि जो बेस्ट जज है दैट विल बी द सुप्रीम कोर्ट टू टेल, है ना, वही सबसे अच्छा बता पाएंगे कि वेदर दे वांट इट और दे वांट इट टू गॉन। तो सुप्रीम कोर्ट आजकल वैसे ही फॉर्म में चल रही पूरे, तो देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसको हैंडल करती है। बट आई होप यू गॉट क्लैरिटी टिल नाउ, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैप ऑफ द डे है, तो पहले हम मैप देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी द मैप एज वेल। नोट्स आपको ऑलरेडी मैं जैसे कि मैंने बताया कि डाल देता हूं मैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं नोट्स पे। तो 20th मार्च का देखते हैं, लेट्स सी दिस। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ना, दिस इज द मैप ऑफ द ब्लैक सी, दिस इज द ब्लैक सी एज यू कैन सी इन द स्क्रीन्स। और इसमें अगर हम बात करें, ये ब्लैक सी पूरा यहाँ पे रीजन है, कंट्रीज जो है, तो देखो आपको नॉर्थ में यहाँ पे यूक्रेन दिख रहा होगा, यहाँ पे रोमानिया दिख रहा होगा, यहाँ पे बुल्गारिया दिख रहा होगा, यहाँ पे टर्की दिख रहा होगा, यहाँ पे जॉर्जिया दिख रहा होगा, यहाँ पे रशिया दिख रहा होगा। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करती हैं। और इनका अगर आप कोड बनाएं तो आप बना सकते हैं बर्गर टी। तो आप देखें, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया, टी से टर्की। तो ये बर्गर टी आप याद रख सकते हैं, जो मैंने कोड बताया। तो ये है ब्लैक सी। अच्छा, ब्लैक सी, अब यहाँ पे देखो कर्च स्ट्रेट, एक छोटा सा स्ट्रेट है कर्च स्ट्रेट, और इधर साइड फिर आपका सी ऑफ अजोव है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है। दैट इज अगेन द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछता है कि देखो यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे इस्तांबुल वाला पार्ट है, यहाँ पे डार्डेनल्स भी है, और यहाँ पर आता सी ऑफ मार्मरा। तो यहाँ पे आपका सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी के बीच में फिर इस्तांबुल वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे आपका एजियन सी है। तो यहाँ पे ऑर्डर भी देखो, एजियन सी है, सी ऑफ मार्मरा है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव है। तो कुछ इस तरीके से ऑर्डर चलता है। फिर से बता दूं, एजियन सी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द पार्ट, लेट मी ओपन दैट अगेन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एजियन सी, दिस इज सी ऑफ मार्मरा, दिस इज ब्लैक सी एंड दिस इज सी ऑफ अजोव। तो ये ऑर्डर इसका देखो यहाँ से मूव करता है। और नीचे फिर टर्की के नीचे आपको मेडिटेरेनियन सी है ही। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आप याद रखिएगा, दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस मैप। और यहाँ पे लास्ट मैंने लिख भी दिया कि बॉर्डरिंग 6 कंट्रीज हैं, यूक्रेन नॉर्थ में है, रशिया नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्जिया ईस्ट में है, टर्की साउथ में है, बुल्गारिया वेस्ट में है, रोमानिया भी वेस्ट में है। तो ये 2 कंट्रीज आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ओवरऑल रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम जो भी है कवर कर लेंगे फ्रॉम द न्यूज़पेपर ओनली। तो वुमेन आईपीएल इस बार जो है वो आपको पता होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती है। तो ये फेक फैक्ट जस्ट फॉर वन ईयर एग्जामिनेशंस आप देख लीजिएगा। हाँ, अ सिटी दैट कुड ब्रिज टर्की एंड आर्मेनिया डिवीजन। अब यहाँ पर एक सिटी की बात चल रही है जो कि टर्की और आर्मेनिया डिवीजन के ब्रिज के रूप में काम कर सकती है। हालांकि ये रियून्ड सिटी है, मेडिएवल टाइम की सिटी है। सिटी का नाम है एनी, याद रखिएगा, द सिटी ऑफ एनी। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिटी ऑफ एनी क्या है, कैसे है, तो उसको याद रखिएगा, सिटी ऑफ एनी इज देयर एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर्स। ये टर्की और आर्मेनिया के बीच का बॉर्डर है। पहले ये आर्मेनिया में आती थी, प्रेजेंटली ये कारा वाला जो रीजन है आपका टर्की का, वहां पर आती है। एंड एनी वन वाज वंस द कैपिटल ऑफ अ मिडिएवल आर्मेनियन किंगडम बिफोर इट फेल टू द सेल्जुक्स इन 1064। तो 1064 में जो सेल्जुक एम्पायर था, सेल्जुक एम्पायर था, उसने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया था। बट उसके पहले ये आर्मेनिया का बहुत फेमस एक पार्ट था ये। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्मेनिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हमने की एनी की, द सिटी ऑफ एनी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। इजराइल में भी यूजिंग स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर। यूएन ने कहा है कि भैया इजराइल जो है वहाँ पे कोई एड नहीं जा पा रही गाजा स्ट्रिप में, तो वहाँ पे फेमाइन जैसी कंडीशन है। जब फेमाइन जैसी कंडीशन है, वहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि गाजा पट्टी में भी बैटर्ड है बिकॉज ऑफ दिस फेमाइन लाइक सिचुएशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे एक यूएन की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के बारे में लिखा है, देखो OCHA, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी कि इस आर्टिकल में इसका फुल फॉर्म भी है कि नहीं है ना। सो OCHA UN, यहाँ पे तो शायद नहीं था। मैं आपको एक बार लेट्स डू दिस फ्रॉम हेयर, इंटरनेट से एक बार देख लेते हैं। OCHA UN,
तो ये देखो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ठीक है ना। एंड ये एस्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 1991 में बाय द जनरल असेंबली टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू, ये एक बार अपन खोल लेते हैं, ठीक है ना। 1991 दिसंबर में इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एट द यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स वी ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू टैकल ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज एंड सेव द लाइव्स ऑफ पीपल कॉट इन द क्राइसिस। तो ये बेसिकली जो लोग क्राइसिस में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए और ये सब चीज़ें का काम करते हैं। यहाँ पे एक बार हु वी आर में देख लेते हैं एक बार। वी फंड, वी कैंपेन, वी लीड द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, वी अलर्ट एंड इन्फॉर्म, ये बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं। 1991 में यूएन रेजोल्यूशन 46/182 जो था उसके अकॉर्डिंग, उसके द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। तो ये OCHA आपने नई चीज़ सीखी, है ना। अब हम बात करते हैं, लेट्स कम टू द एडिटोरियल टॉपिक्स। यहाँ पे है गारंटीड एमएसपीज एंड एथिकल इंपेरेटिव। अब यहाँ पे जो ऑथर ने बात किया वो बात की कि भाई क्यों पंजाब और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे स्पेशली लोग एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत प्यारी नोट्स बना के रखी हुई है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सिटी ऑफ एनी मैंने आपको बता दिया, है ना। ये फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं लीगल गारंटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो लिखी गई है, फार्मर्स स्पेशली दोज बियॉन्ड पंजाब एंड व्हीट एंड पैडी कल्टीवेशन रीजन दे डोंट बेनिफिट फ्रॉम एमएसपी मच लीडिंग टू अ लो इनकम एंड डेट। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो पंजाब के फार्मर्स हैं या ऐसे लोग जो व्हीट एंड पैडी ग्रो करते हैं उसको उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता एमएसपी का। क्यों नहीं होता? ऑब्वियस सी बात है, एमएसपी अभी तक तो 23 क्रॉप्स में दी जा रही है और 23 क्रॉप्स में भी ऑन पेपर है, बाकी हर जगह सारे क्रॉप्स तो प्रोड्यूस हो नहीं रहे हैं, तो व्हीट एंड पैडी में ज्यादातर दी जाती है, ठीक है ना। बट पंजाब के फार्मर्स ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। उसका रीजन क्या है? देयर इज अ रीजन आल्सो, वहां पे मैंने लिखा भी है ना। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया दे डोंट बेनिफिट फ्रॉम एमएसपी। सबसे पहली बात, एमएसपी रीच जो है वो लिमिटेड है, करंटली 23 क्रॉप्स में है, बट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट जो होता है गवर्नमेंट बाई करती है केवल व्हीट और पैडी का करती है पंजाब में, है ना, इसलिए उनको फायदा नहीं हो पाता। ये है कि याद रखिएगा, इफेक्टिव जो बाइंग हो रही है ना वो केवल व्हीट एंड पैडी की, जो प्रोक्योरमेंट ही नहीं करेगी दूसरे क्रॉप्स का, तो एमएसपी देने से क्या मतलब है। देन इवन फॉर द कवर्ड क्रॉप्स गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रीचेस ओनली 6% ऑफ द फार्मर्स। जो प्रोक्योरमेंट है वो केवल 6% किसानों के पास ही पहुंच पा रहा है। तो दैट इज अगेन अ मेजर इशू जो कि यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है। एंड दिस मींस फार्मर्स हैव टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द ओपन मार्केट और वहां प्राइसेस कम भी हो सकते हैं। देन देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अभी भी नहीं है ना। इस कारण से क्या होता है कि जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाते हैं, तो फार्मर्स को नुकसान होता है। देन मिडिल मैन, है ना, अभी भी गाँव में जो बहुत सारे हैं जो मिडिल मैन चलते हैं, बिचौलिए चलते हैं, और इस कारण से वहां उनको फायदा नहीं हो पाता। ऑल दिस थिंग्स आर देयर जहां से जिस कारण से बेनिफिट जो है वो फार्मर्स नहीं उठा पा रहे हैं। एंड गवर्नमेंट जो है उससे डिमांड करे कि भैया फार्मर्स को कह रहे हैं कि लीगल गारंटी दे दो एमएसपी की, ताकि एक मिनिमम प्राइस उनके प्रोड्यूस के लिए रहे। एंड मार्केट फेलियर भी हो जाता है तो फार्मर्स के पास एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव्स रहे। अब देखो वही वाली बात है कि लीगल वो दे देंगे तो उनको प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ेगा और मैंडेटरली उनको खरीदना पड़ेगा, जो कि अभी वो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें हैं जो इशू बन के आगे आ रही हैं। लीगल एमएसपी से क्या बेनिफिट होगा कि इट विल इंश्योर फेयर इनकम फॉर द फार्मर्स, इट विल इंसेंटिवाइज द फूड प्रोडक्शन एंड मेंटेन सेल्फ सफिशिएंसी, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोड्यूस गोइंग टू वेस्ट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सारे बेनिफिट्स जो है वो फार्मर्स को मिलेंगे एंड इसीलिए लीगल एमएसपी की डिमांड जो है वो चलती है, ठीक है ना। दूसरा जो एडिटोरियल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। देखो, टाइज दैट एपिटोमाइज इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे बात चल रही है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिया और भूटान का है। एंड सबसे पहली बात, दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, ये जो है बेसिस बनाता है एक यूनिक रिलेशनशिप का बिटवीन इंडिया एंड भूटान। जबकि भूटान बहुत छोटा है, इंडिया बहुत बड़ा है ना। और अभी भूटान ने अनाउंस किया था गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, आपको याद होगा GMC या फिर गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, ये भूटान ने कहा है, सदर्न भूटान में है। एंड इसमें एम बेसिकली उनका ये है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, जो यानी कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के रूप में यहाँ पे केवल
केवल सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाले प्रोजेक्ट्स को ही आगे बढ़ाया जाएगा। इंडिया जो है इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। और एक चीज़ ये भी इंडिया को याद रखना चाहिए कि भूटान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो अभी भी चाइना की चपेट में नहीं आया हमारे नेबर्स में, अदरवाइज बाकी सारी कंट्रीज चाइना की चपेट में आ चुकी है। तो हमको यहाँ पे ये भी एक मेक श्योर करना है कि भूटान फॉल ना कर जाए चाइनीज के सामने, है ना, एंड इसीलिए हम इनके साथ कांस्टेंट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं। देन इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात है इंडिया और भूटान के जो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है ना, जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाती है, भूटान में भी उनको भी बहुत फायदा होता है ना। एंड फ्यूचर जो है एक तो गैलेफू प्रोजेक्ट के थ्रू हमको डायरेक्ट वहाँ पे फ्लाइट्स कर देनी चाहिए और डायरेक्ट उनके साथ और रिलेशन बढ़ाने चाहिए। एंड इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बॉर्डरिंग इंडियन रीजन्स में ही पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर भूटान की कोई गैलेफू सिटी है जैसे मान लो, अगर वो डेवलप करती है तो इंडिया के जो नेबरिंग सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट इज अ वेरी गुड आर्टिकल। देन चेंजिंग कैंसर नोमेनक्लेचर कैन इंप्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स। डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई अगर आप नोमेनक्लेचर जो कैंसर का है वो चेंज कर दो तो उसका बहुत बेनिफिट हो सकता है। अभी जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ये उस ऑर्गन बेस्ड है जहां पे वो डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में है तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। इसका दिक्कत क्या होता है, दिक्कत है कि इट हैज अ लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन ट्रीटिंग द मेटास्टेटिक कैंसर। अब जो मेटास्टेटिक कैंसर मतलब कि मान लो किसी एक ऑर्गन में ना होकर 2 ऑर्गन्स में फैल गया, तो ऑब्वियसली बात है फिर वहां पे दिक्कत होने लगती है जब आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर देते हो। तो चेंज की जरूरत है। चेंज क्यों जरूरत है? क्योंकि आजकल जो टारगेट ड्रग्स हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ कैंसर को टारगेट करती हैं, ना कि उस ऑर्गन के बेस्ड वो बनाई जाती है। तो जो दवाइयां हैं वो खुद जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ कैंसर को टारगेट करने लगी हैं। एंड हो सकता है कि कैंसर जिनका ओरिजिन सेम हो, डिफरेंट म्यूटेशन हो, मतलब लंग्स में ही डेवलप करे लेकिन दो तरीके से उसका म्यूटेशन हो सकता है ना। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट कि उसका म्यूटेशन के ऊपर टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो नया सिस्टम कहता है कि भाई क्लासिफाई करो कैंसर्स को बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, मॉलिक्यूलर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप उनको नॉमेनक्लेचर करो। एंड ड्रग्स बेसिकली टू बी टेस्टेड बेस्ड ऑन म्यूटेशन ओनली, नॉट ऑन द ओरिजिन बेसिस, है ना। तो जैसे यहाँ पे ऑथर ने कहा कि भाई अगर आप एक ड्रग है जैसे निवोलुमैब करके दवाई, इट्स अ ड्रग दैट टारगेट्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन, है ना। तो अब दिक्कत क्या थी कि अभी इसको दिया नहीं गया था लोगों को। क्यों? क्योंकि इसको हर ऑर्गन के लिए ट्राई किया जा रहा था, है ना। द ट्रायल्स वर बीइंग डन फॉर ईच टाइप ऑफ कैंसर सेपरेटली, है ना। इस कारण से डिले भी ज्यादा होता है क्योंकि अब कोई दवाई है आप उसको हर ऑर्गन के हिसाब से टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप उसके जेनेटिक म्यूटेशन पे या उसके बेसिस पे टेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत कम टेस्टिंग में ही बहुत फास्टर एक्सेस हो जाएगी उस ड्रग की। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत जल्दी मिल सकती हैं अगर आप उनकी टेस्टिंग को लिमिटेड कर दो, ऑल दिस थिंग। तो वहां पे ये आर्टिकल में वही सारी चीजें मेंशन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आज के न्यूज एनालिसिस को आपने देख लिया। अब थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। बड़े बच्चे टाइप के क्वेश्चन है यार, है ना, आप लोगों के लिए तो बच्चे टाइप के क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी, यहाँ पे ऑप्शंस है, आप जल्दी से नाम और ऑप्शन दोनों बता दीजिएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नॉर्थ में कौन सा है, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। आई होप यू विल एबल टू आंसर। What is the modern name for the historical city of Ani? ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें कोई आंसर सही नहीं है, none of the above will be the answer, है ना। कोई नया नाम नहीं है, एनी को एनी बोलते हैं, लेकिन वही है कि हाँ। Why do farmers want लीगल गारंटी और एमएसपी? एमएसपी में लीगल गारंटी क्यों चाहते हैं फार्मर्स के? मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट, टू एड्रेस मार्केट फेलियर, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपको बताना है कि इनमें से क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर farmers asking for legal guarantee। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I hope you will be able to answer. So that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.